जब जुनून हो कुछ अलग करने का, जब लक्ष्य हो समाज में बदलाव लाने का और जब हौसला हो हर मुश्किल को पार करने का, तो साधारण नाम भी बन जाता है असाधारण पहचान। गुजरात की ध्वनि अब गूंजने वाली है मध्य प्रदेश में। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ध्वनि शर्मा से। यह ऐसी सशक्त महिला हैं जिन्होंने अपने ज्ञान, साहस और समर्पण से समाज में एक नई मिसाल कायम की। ध्वनि शर्मा ऐसा नाम जो शिक्षा, समाज सेवा का प्रतीक बन चुका है। बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी की उपाधि हासिल करने के बाद केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि एक शिक्षिका के रूप में भी नई पीढ़ी को दिशा देने का कार्य किया। लेकिन ध्वनि का सफ़र यहीं नहीं रुका। समाज सेवा को अपना मिशन बनाया और महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य किया। राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय रहते हुए वे राष्ट्रीय सचिव और दिल्ली प्रभारी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन में भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व कर देश का मान बढ़ाया। परफेक्ट 10 एनजीओ और अर्चना चैरिटेबल ट्रस्ट जैसे संगठनों के साथ मिलकर समाज उत्थान के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुजरात की 50 सक्रिय और प्रभावशाली महिलाओं में शामिल होना उनकी मेहनत और समर्पण का बड़ा प्रमाण है। राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी के साथ भारतीय जनता युवा पार्टी मोर्चा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सब कार्यों के साथ ध्वनि ने प्रेयर ऑफ लाइफ, सद्भावनानु गुजरात, हमारा तिरंगा हमारा कश्मीर जैसी किताबें लिखी। यह किताबें समाज और राष्ट्र के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाती है। ध्वनि ने अपने हर सपने को पंख दिए और वडोदरा फ्लाइंग क्लब से ट्रेनी पायलट की ट्रेनिंग भी ली। एक शिक्षिका, एक समाज सेवी, एक लीडर और एक प्रेरणा, ध्वनि शर्मा, जो नारी शक्ति की सच्ची पहचान है। आइए मिलते हैं ध्वनि शर्मा से। नमस्कार ध्वनि जी। नमस्कार। ये बताइए कैसी हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। मालवांचल की हवाओं में प्रसन्न हूँ जी। और एक माँ की यात्रा जो चल रही है उसमें हर दिन एक नया अनुभव है। तो हर एक अनुभव का लुत्फ़ उठा रही हूँ। हाँ जी। वही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आपका जो कर्म क्षेत्र था वो गुजरात था। आपने वहाँ बहुत काम किया। अब आप आ गई हैं मध्य प्रदेश पे। तो क्या मध्य प्रदेश में भी आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं नर्मदा से जुड़ी हूँ। नर्मदा यात्रा अमरकंटक से झाड़ेश्वर तक जाती है। पर कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जैसे नदी अविरल बहती रहती है और झाड़ेश्वर गुजरात तक आती है, उसी नर्मदा ने, शायद माता रानी ने मुझे बुलाया है मालवा में। और मालवांचल की ध्वनि के रूप में मैं महिलाओं के विकास के लिए खूब काम करना चाहती हूँ। और क्योंकि मालवा एक ऐसा प्रदेश है, मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिन्होंने भारत और देश में बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग दिए हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे वो आध्यात्म में हो, चाहे वो संस्कृति में हो, चाहे वो कहीं भी, हर एक फील्ड के व्यक्ति मध्य प्रदेश ने दिए हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं मध्य प्रदेश की और मांगलिया की छोटी बहू हूँ। एक प्रोफेसर के रूप में, एक समाज सेविका के रूप में आपके क्या अनुभव रहे? ग्रेट। देखिए, प्रोफेसर के रूप में बताती हूँ, जीवन का सबसे अच्छा अगर मैं कहूँ प्रोफेशन हो तो वो है पढ़ाना जी। क्योंकि एक तो आप युवाओं से सीधा सीधा वार्तालाप करते हैं, बिल्कुल उनकी आशाओं के साथ, उनके जीवन के साथ सीधा सीधा तालमेल बिठाते हैं। और व्यक्तिगत रूप से पढ़ाने से आपका खुद का ज्ञान वर्धन होता है। हाँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जितना भी काम मैंने अध्यापक के रूप में किया उसमें मैंने सीखा बहुत, और मुझे बहुत प्यार और सम्मान मिला। और सामाजिक जीवन में कहूँ तो देखिए, हर एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, समाज से ही हमें एक पहचान मिलती है। अगर आज मैं कहूँ कि मेरा नाम ध्वनि शर्मा है और मैं औदिच्य ब्राह्मण समाज की बहू हूँ, या मैं मांगलिया की बहू हूँ, या मैं गुजरात की बेटी हूँ, तो हर एक इंट्रोडक्शन में कहीं ना कहीं समाज तो इन्वॉल्व है। तो मुझे लगता है कि समाज का और खुद का सामंजस्य जब होता है तब व्यक्ति का विकास होता है। और व्यक्ति का विकास तब होता है जब व्यक्ति सिर्फ अपना ना सोचे, खुद के बजाय वो अपने जिस गांव में रह रहा है गांव का सोचे। क्योंकि जब गांव बढ़ेगा
तो राज्य बढ़ेगा, जब राज्य बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। और जैसे हम कहते हैं कि भारत एक सोने की चिड़िया है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी उसमें बिल्कुल अविरल चलते जा रहे हैं, जैसे चरैवेति कहते हैं, तो उस यात्रा में कहीं ना कहीं युवा सहभागी बनता है। तो वही मेरा नेम है कि कहीं ना कहीं जितना भी हम समय दे सकें, शक्ति दे सकें, हम दें और समाज के लिए काम करें। तो ये प्रेरणा आई कैसे आपको कि मुझे समाज सेवा ही करना है? देखिए, समाज और राजनीति की प्रेरणा मुझे अपने परिवार से मिली है। मेरा जन्म हुआ तभी मेरा नाम, जन्म से पहले ही मेरे पिताजी ने ध्वनि रख दिया था। तो माता पिता का आशीर्वाद मिला मुझे। और मेरे मामा स्वर्गीय श्री अनिल माधव दवे जी, उनके साथ मैंने नर्मदा समग्र में बहुत काम किया और उनको तो नर्मदा पुत्र ही कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकती हूँ कि मानस पुत्री के रूप में उन्होंने मुझे छोटी छोटी चीज़ें सिखाई और वो मुझे भारतीय जनता पार्टी के संगठन में हर एक स्टेप में बहुत बहुत काम आई। तो मैं उन्हें भी श्रेय दूंगी। और साथ ही मेरे भैया और भाभी हैं जो मुझे हमेशा कहते हैं ना, एक बकअप करते हैं कि तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। और साथ ही अब क्योंकि मैं मनीष की जीवन साथी हूँ, तो मुझे एक अच्छा जीवन साथी मिला है जो आज मेरा 5 साल का आदित्य बेटा है। पर मनीष के सपोर्ट से और पूरे परिवार के सपोर्ट से और मेरे ससुराल के सभी लोगों के सपोर्ट से मुझे बहुत अच्छा जीवन मिला है। तो अब ये तालमेल कैसे बैठ रहा है? मतलब राजनीति भी है, समाज सेवा भी है और अब एक नई ज़िंदगी में हो, मतलब पहले बेटी थी अब बहू भी हो तो ये सब चीज़ें कैसे मैनेज हो रही हैं? मुझे लगता है भी कोई बेटी बहू बनती है तो आप समर्पण की भावना से सबको अपना बना सकते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप अपने आसपास के पूरे एनवायरनमेंट को अपने जैसा कर सकते हैं। बस आप सकारात्मक रहें और ओपन रहें, साथ ही इंजॉय करें। मतलब हम हर एक नए चेंज को इंजॉय करें क्योंकि बहुत कुछ बदलता है, आपका माहौल बदलता है, खाना बदलता है, इमोशंस बदलते हैं, आप अलग अलग मदरहुड में आते हैं, अलग जिम्मेदारियां बनती है। तो वो जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाना, पर हाँ अपने उद्देश्य को नहीं भूलना। और उस उद्देश्य के लिए चाहे आपको जल्दी उठना पड़े, टाइम मैनेजमेंट करना पड़े, आपको किसी रिलेशन में क्वालिटी टाइम देना पड़े, वो सारा प्लानिंग के साथ हर एक महिला, और इसमें मैं भी हूँ, इसमें आप भी हैं, हम लोग मिलके हर चीज़ मैनेज कर सकते हैं। और कोई ये कहे कि आप शादी के बाद नहीं कर सकते, वैसा नहीं होता। आप और बल्कि एनर्जी जुड़ती है, आप 1+1 11 होते हो। आप इतना सब काम कर रही थी, नर्मदा जी की परिक्रमाएं चल रही थी, समाज सेवा चल रही थी, पढ़ा भी रही थी, उन सब के बीच में आपने कुछ बुक्स भी लिखी जी। तो आप क्या बताना चाहते कि लेखन एक अच्छा माध्यम है जो अपनी बात पहुंचा सकता है? ऑफ कोर्स यस, शब्दों में ऐसे जान है, शब्द एक ऐसे प्राण है जो मैं ये कह सकती हूँ किसी आदमी को जीवन दे सकता है। और जीवन ही शब्दों का खेल है। और जब मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर आप राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में हैं, तो सबसे ज़रूरी होता है आपका शब्दों का चयन। साथ ही आप किस माहौल से हो, आप किस माहौल में आपको क्या बोलना है वो। और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अगर भगवती की कृपा से मुझ में ये है तो मैं उसे लिखूं। तो प्रेयर ऑफ लाइफ जो मेरी पहली पुस्तक थी, जो 10:10 पे रिलीज़ हुई थी आनंद में, और उसमें मैंने जीवन जीने के तरीका जो है वो कैसा होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। देखिए, अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो चीज़ें आपके साथ अच्छी होगी। अब आज हम जाके वेदों और उपनिषदों की बात ये करते हैं कि मैनिफेस्टेशन, हमारे साधु संतों ने तो कब से बता रखा है कि योग और मैनिफेस्टेशन से आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो जो प्रेयर ऑफ लाइफ जो पहली पुस्तक थी, उसमें मैंने जीवन जीने का तरीका और युवाओं को कैसे जीना चाहिए उसमें बताया। दूसरी पुस्तक जो मेरी सद्भावना नु गुजरात, उसमें सद्भावना मिशन के बारे में है। हमारा तिरंगा हमारा कश्मीर, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के अंतर्गत हमारे लाल चौक पे जो तिरंगा फहराया और देश भर की यात्रा करी, और वो तिरंगा यात्रा कैसी रही, राष्ट्रीय एकता यात्रा, उसका पूरा डिटेल है। और इंडिया चाइना के रिलेशन पे मेरी चौथी बुक रही, क्योंकि मैं इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स में थी तब वो काम किया।
तो मैं हर पल में जीती हूँ, इसलिए हर एक दिन मेरे लिए एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आज के दिन में मैंने क्या किया, वो चेकलिस्ट हो जाती है तो अच्छी है। मैंने जितना आपके बारे में सुना या मैंने जाना या मैंने जी। आपको देखा, जी। मुझे एक चीज़ समझ में आई कि आपने कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं। आई थिंक मतलब आप समाज सेवा और ये प्राणाना और अभी बुक्स और फिर एक आपने ट्रेनिंग पायलट की भी ट्रेनिंग ली। जी हाँ, तो जी वो हाँ। क्या सोच के लिया था और क्या अनुभव रहा उसका? जब मैंने नर्मदा के फ़ोटो को देखा था कि पूरी यात्रा का फ़ोटो ऐसे ओमकार बनता है, हाँ। तो फिर मैंने बड़ौदा फ्लाइंग क्लब में अपने आप को एनरोल किया था। अच्छा। कुछ काफ़ी समय हो गया, पर मैं कहती हूँ ना कि जो आपको लगे कि ये आपको करना है तो आपको वो ज़रूर करना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि आपको कहते हैं ना कि जब आपकी अंतिम सांस चल रही हो हाँ। तब आपको ये ना लगे कि ये रह गया। इसीलिए सब बिल्कुल। बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलनों में और रैलियों में पार्टिसिपेट किया, जी। उन सब का अनुभव कैसा था, थोड़ा सा वो साझा कीजिए। भारतीय जनता पार्टी की मैं राष्ट्रीय मंत्री रही और मैं दिल्ली की प्रभारी थी, और दिल्ली के प्रभारी के रूप में तब क्योंकि हम विरोध पक्ष में थे, बहुत सारी रैलियां हुई हमारी। तो रैलियों की बात करूं या विरोध प्रदर्शन की बात करूं तो मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगा था वो ये था कि पूरा युवा एकजुट था हमारा साथ में। हाँ। मतलब अगर हम किसी भी विषय के लिए लड़ रहे हैं हाँ। तो आप देखिए हर कोई एक दूसरे के साथ है। ऐसा नहीं कि सामने अगर आपको प्रोटेस्ट करने में अगर सामने पुलिस भी आ रही है, आपके ऊपर पानी छोड़ा जा रहा है, आपके ऊपर आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, पर कोई व्यक्ति भागता नहीं है। और वो लीडर की सबसे खास बात होती है साम्य छाती। मतलब लीडरशिप की सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है कि आप निडर रहें, बिल्कुल। और निडरता ही आपको अलग करती है। और मुझे लगता है कि ये सारा जो प्रोसेस था ये एक निडरता का ही एक अभिप्राय था। महिला सशक्तिकरण के लिए आपने इतने काम किए, क्या क्या चुनौतियाँ आई उसमें? गुजरात में आनंद में मैंने लड़कियों पे बहुत काम किया, और हमने एक उड़ान महासम्मेलन किया था जिसमें 5,000 से ज़्यादा लड़कियां रही थी। 10,000 पे हमने सीधा काम किया था व्यक्तित्व विकास पे, और 5,000 का सम्मेलन किया था। महिला सशक्तिकरण में जो मैंने जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है महिला अपने आप पे विश्वास रखे, वो जो करे उस पर 100% अपना दे जो कि वो देती है। और हर एक महिला के सशक्तिकरण में सबसे पहले वो खुद के व्यक्तित्व पे काम करे। महिला ये माने कि वो खुद शक्ति। परफेक्ट 10 एनजीओ था आपका एक, उसमें उसका वर्क कैसे शुरू हुआ और वो आप कैसे मतलब जुड़ी उससे? परफेक्ट 10 मेरा ब्रेन चाइल्ड है। हाँ। और मैं खुद व्यक्तित्व पे बहुत काम करती हूँ। देखिए एक ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट को मैं मानती हूँ। तो वो 10 पॉइंट ऐसे थे कि जिसमें आप अपने भाषा कला और अपनी पर्सनालिटी और आप कैसे आप करंट अफेयर्स से अपडेट रहते हैं, कैसे जैसे आज के जो युवा हैं उनको कितना हमें एआई को सीखना बहुत ज़रूरी है, अपडेटेड रहना। तो पूरा परफेक्ट 10 जो था, और मेरा सौभाग्य रहा कि उसे जब शुरू किया था रथ यात्रा 4 जुलाई 2008 में वो शुरू हुआ था। उसको तब नरेंद्र मोदी जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया था। और पूरे गुजरात के हर एक ज़िले में, तब 33 ज़िले थे, हर ज़िले में हमारा एक वर्कशॉप हुआ था। और उस वर्कशॉप से हम वही जो व्यक्तित्व विकास से राष्ट्र निर्माण पे काम करते हैं। अर्चना चैरिटेबल ट्रस्ट आप लोगों का था, तो उसके कार्यों का मुख्य फोकस क्या था? अर्चना मेरी माँ का नाम है, और मेरी पूरी जर्नी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और अर्चना चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत हमारा मेन उद्देश्य था महिला सशक्तिकरण, दूसरा छोटे बच्चे जो माल न्यूट्रिशन होते हैं वो। अर्चना चैरिटेबल ट्रस्ट में एक ऐसा स्लोगन था कि जैसे गर्भ में पलती आशा, तो फीमेल फिटिसाइड पे काम करना, हमें उस आशा को जन्म देना है। आंगन में खेलती अभिलाषा, वो छोटी सी बच्ची जो तुलसी के आंगन में खेलती है, उस बच्ची का ध्यान रखना कि वो कोई गलत हाथों में तो नहीं है, तो उसका अवेयरनेस करना। सप्तपदी लेती अभिलाषा, तो जो लड़कियों की शादी हो जाती है, जो ट्रांजिशन में आती हैं, उनका मेंटल हेल्थ अच्छा रहे। और सांझ के संतोष में संतोष, जो महिलाएं वृद्ध हो गई उनको इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी हो, उनके पर्स में 100 रुपये हो, 1000 रुपये हो, इस बात की चिंता उसके बेटे और बहू और बेटियां करें कि माँ के पास पैसे हैं, क्योंकि उनके पास अगर होंगे तो कहीं हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, तो वो स्वस्थ रहेंगी। बिल्कुल। तो ये हमारे उद्देश्य रहे अर्चना चैरिटेबल ट्रस्ट के। ओके जी। आपने इतना काम किया ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी,
दोनों जगह पर काम करने में युवाओं के साथ आपको कैसा लगा कि ग्रामीण युवा ज़्यादा जल्दी समझ जाते हैं या शहरी युवा ज़्यादा जल्दी समझ जाते हैं? मुझे ऐसा लगता है दोनों की अपनी अपनी खूबी है। अगर मैं ग्रामीण युवाओं की बात करूं तो उनका इमोशनल क्विसेट और चीज़ों को जल्दी समझने की काबिलियत, इमोशंस को समझने की स्थिति वो बहुत अच्छी होती है। वो उनका जो मन है वो मैं से हम पे होता है। हाँ। वो एक लार्जर पर्सपेक्टिव पे सोचते हैं। ऑन अदर हैंड अगर मैं युवाओं की बात करूँ जो शहर में है, वो समय के साथ चलते हैं। हाँ। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें समय के साथ चलना पड़ेगा। और वो चीज़ युवाओं में मैंने देखा शहरों में कि वो हमेशा कहते हैं ना एक जिजीविषा रहती है, एक तत्परता रहती है कि हमें आगे बढ़ना है। वो चीज़ मुझे शहर की युवाओं की लगी। आपको गुजरात की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में गिना गया जी। उस अचीवमेंट के बारे में वाह, कुछ? जब मैं सही बताऊँ तो जब मैं सुनती हूँ या पढ़ती हूँ खुद के बारे में तो कई बार मुझे भी लगता है कि अच्छा ये मेरी ही यात्रा है। पर हाँ, जो मेरे आनंद ज़िले से लेके राष्ट्रीय टीम तक का जो सफ़र रहा और हमने उन उद्देश्यों पे काम किया जो हमारे आसपास ही हैं, पर बस हमें उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वो 50 इन्फ्लुएंशियल वुमेन, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं डायरेक्ट लड़कियों से जुड़ी और 10,000 लड़कियां सिर्फ आनंद ज़िले की थी और उस समय के सारे ज़िले जो हमारे गुजरात के थे वो विज़िट किए थे। उसमें हमने व्यक्तित्व विकास की वर्कशॉप की थी। तो आप मान के चलिए कि इतने सारे लोगों को हमने डायरेक्टली कनेक्ट किया और शायद वही कारण रहा होगा। जी। आपको लगता है युवाओं को राजनीति में आना चाहिए? ज़रूर आना चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि जो ये कहते हैं कि राजनीति से दूर रहें, मैं ये कहूँगी कि आप राजनीति में आइए, क्योंकि देश जब अच्छे हाथों में होगा तभी वो देश बढ़ेगा। और आज आप देखिए, आज अगर आप पार्लियामेंट देखेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। आप विधानसभा देखिए, नए लोग हैं, संगठन में नए लोग हैं। आप पंचायत में देखिए, जिला पंचायत में देखिए, नए लोग हैं। युवा आ रहे हैं क्योंकि देश की जो भागदौड़ है वो अच्छे हाथों में है। क्योंकि जब आपका बोलते हैं ना कि देश का जो प्रथम व्यक्ति है, प्रथम व्यक्ति का भागदौड़ अगर संगठित रहेगा तो हर युवा को लगता है कि मैं भी वहाँ पहुँच सकता हूँ। तो मुझे ज़रूर लगता है कि आना चाहिए। उसका जीता जागता उदाहरण मैं भी हूँ। गुजरात को तो आपने इतना समय दिया, अब मध्य प्रदेश में आप कितना समय देंगे? मैं अपना पूरा समय दूंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश अब मेरा है। हाँ। और मैं मध्य प्रदेश की हूँ, इसलिए बहुत प्राउडली कहती हूँ कि मालवांचल की ध्वनि कहती हूँ मैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि हम कहीं नहीं जाते, भूमि हमें बुलाती है। और मालवा की भूमि ने मुझे जो बुलाया है, तो मेरी यह इच्छा है कि मालवा की इस भूमि को मैं विश्व पटल पे देखना चाहूँगी। और चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कहीं ना कहीं इसका प्रतिनिधित्व करके और ज़रूर से मैं उसे देश में नंबर 1 राज्य के रूप में और विश्व पटल पे एक अपनी आभा और एक अलग पहचान बनाए, इस विषय पे मैं ज़रूर काम करूँगी। और मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति आगे बढ़े, चाहे महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, बच्चे हों, वो प्राउडली ये कह सके कि यस, आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश। तो ये मेरा ठीक है, जैसा आपने कहा बहुत प्राउडली कि आप ध्वनि मध्य प्रदेश की है, तो ये जो ध्वनि है ये राजनीति में गूंजेगी या महिला सशक्तिकरण के लिए गूंजेगी? ये महिला सशक्तिकरण के साथ राजनीति में नाम करेगी और मध्य प्रदेश की ध्वनि को देश की ध्वनि बनते हुए देर नहीं लगेगी। बिल्कुल, इसी शुभकामनाओं के साथ हम कहते हैं कि आप बिल्कुल देश की ध्वनि बने, सबकी आवाज़ बने। जी। अंत में युवाओं को आप क्या संदेश देंगी? युवाओं को मेरा एक ही संदेश है कि आप बहुत अच्छी पढ़ाई करें। आपको राजनीति में आना है, आप ज़रूर आइए, आप देश के लिए काम करिए। पर एक बार आपने सोच लिया कि मुझे देश के लिए काम करना है, फिर उसका रिवर्स गियर नहीं है। हम जितना बोलते हैं अच्छा और बड़ा सोचेंगे, उतना हम आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि टेक अ स्ट्रोक ऑफ टैलेंट विच यू पजेस, नथिंग गोना स्टॉप यू, एंड दैट्स द स्टोरी ऑफ मैन। आप में जो भी प्रतिभा है, उस प्रतिभा को लेके आप पूरे मनोबल से आगे बढ़ें। देखिए, आपके को कोई ताकत नहीं रोक सकती आगे बढ़ने के लिए। ध्वनि जैसे आप जानी जाती हैं महिला सशक्तिकरण के लिए, लड़कियों के लिए काम करने के लिए, तो क्या संदेश अपनी बहनों के लिए देंगी आप? मैं अपनी बहनों को, मेरी साथी बहनों को मैं यही कहूँगी, आप खुद को कम ना आके,
कि आप चाहे समाज में कर रहे हो, राजनीति में कर रहे हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, होम मेकर हो, आप कुछ भी हो, आप माँ, बहन, बेटी, बहू जो भी हो, बस आप अपना 100% दें और अपने आप को कम ना आके और आगे बढ़ते रहें। इतनी अच्छी बात करने के लिए थैंक यू। थैंक यू।